अबे ये क्या चल रहा है भाई? इतना खौफ तो कभी असली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का नहीं हुआ पॉल हेमन को, जितना सोलो सिकोवा से डर के बैंड बजी पड़ी है उनकी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और आज सच में बहुत कुछ है स्मैकडाउन के बारे में बोलने के लिए, अच्छा और बुरा, और एक शॉकिंग चीज भी हमको पता चलती है। सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो एलए नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स के मैच के साथ होती है। और ये मैच में आपको पता ही है जो भी सुपरस्टार जीतेगा, क्योंकि दोनों ने वो जो ट्रिपल थ्रेट मैचेस है वो जीते थे। यहाँ पे जो भी जीतेगा वो बैकलैश जो होने वाला है फ्रांस में, वहां पे जाके कोडी रोड्स को फेस करेगा। अब मैच शुरू होने से पहले एक आइडिया था कि भाई इस मैच में क्या हो सकता है, क्योंकि कोडी रोड्स ऑलरेडी एक फेस सुपरस्टार है, तो एलए नाइट और कोडी रोड्स का मामला कुछ फिट नहीं बैठेगा। डब्ल्यूडब्ल्यू यूजुअली इस रूट पर ज्यादा जाती नहीं है, लेकिन आजकल के टाइम में जाती में थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी। यहाँ पे वो एलए नाइट के जो ये वाले पंचेस हैं उस पर जो क्राउड उनके साथ हमेशा रिएक्ट करता है वो हमेशा ही कूल लगता है। और एक चीज मुझे एलए नाइट की और हमेशा कूल लगती है, वो टॉप रोप पे जब वो जंप करके सुपरप्लेक्स मारते हैं। क्योंकि एलए नाइट भाई थोड़ा हट्टे कट्टे भी है ना, तो ऐसे हट्टे कट्टे बंदे को एकदम अचानक से ऊपर छलांग मारते हुए देखना थोड़ा सा अलग लगता है। लेकिन अपनी हील टैक्टिक का यूज किया यहाँ पर एजे स्टाइल्स ने, और वो हील टैक्टिक ये थी कि उन्होंने पहले तो आई में ऐसा अपना अंगूठा घुसेड़ दिया और रेफरी ने देखा नहीं। उसके बाद फिनोमिनल फोरआर्म आता है, एजे स्टाइल्स का न्यू थीम सॉन्ग अब मुझे उनके ऊपर सूट लग रहा है, क्योंकि उनका जो हील गिमिक है उसके साथ अगर वो ओल्ड वाले थीम सॉन्ग यूज करते जो कि उन्होंने पहले भी किया था तो थोड़ी सी फ्रेश वाइब कम आती। लेकिन इस बार थोड़ा एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और ठीक लग रहा है। मतलब उनका फिनोमिनल वन वाला वो जो उनका ओरिजिनल वाला है वो तो इतना कूल है कि फिर भी उसके सामने ऐसा होता है ना कि यार क्या ही अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी चेंजेस जरूरी होते हैं। और आज इस मैच में जो रिजल्ट है वो एजे स्टाइल्स के पक्ष में गया है, वो ये वाला मैच जीत गए। यानी कि बैकलैश में कोडी रोड्स को जो फेस करेगा सुपरस्टार वो एजे स्टाइल्स हैं। और मुझे याद आ रहा है सेथ रॉलिंस ने भी एक टाइम पर आई थिंक ब्रॉक लेसनर से जब चैंपियनशिप जीती थी रेसलमेनिया के टाइम पे, उसके बाद भी एजे स्टाइल्स को ही पहले डाल दिया था सेथ रॉलिंस के सामने, अगर मैं सही हूं तो, या फिर इनिशियली डाला था, कभी तो डाला था। तो ये एजे स्टाइल्स को क्या हमेशा ऐसा रखते हैं कि भाई जब भी किसी बंदे को नई चैंपियनशिप मिली हो तो चलो भाई एजे स्टाइल्स को डाल देते हैं, सबसे सेफ बेट होती है। इसलिए आई थिंक ये मैच के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू जारी है। अब बाद में शो पर कोडी रोड्स का एक मैसेज भी होता है जिसमें वो बैकलैश के अपने मैच को ही हाइप कर रहे होते हैं कि अब एजे जीत चुका है, और बस ऐसी वजह कहीं लाइव में कंपीट कर रहे थे वहीं से बस वो वीडियो रिकॉर्ड करके आ जाती है उनकी। तो ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं था यहाँ पे। बट अगली जो स्मैकडाउन का शो है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स की। और अब कोडी रोड्स चैंपियन हैं तो पहली बार, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, अगले स्मैकडाउन के शो में पहली बार आपको ऐसा फील होगा कि हाँ भाई कोडी चैंपियन है। क्योंकि अब कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन यहां से शुरू हो रही है। क्योंकि अभी तक आपको पता है उनके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो कि सही नहीं है, मैं तो यही बोलूंगा। और मैंने अब इवन पॉडकास्ट में उसको और अच्छे से डिस्कस किया कि भाई अभी थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, कुछ चीज़ें डेफिनेटली उनको काम करने की जरूरत है। उसको मैंने ट्विटर पर शेयर किया था। लेकिन नेक्स्ट वीक से उनकी जो ऑफिशियली कह सकते हैं एज अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन जो स्टोरी लाइन है वो शुरू होगी। एंड लेट्स सी वहां से अब कोडी रोड्स कैसा करते हैं। इसके बाद गए शो पर हमको बैक स्टेज से एक एसयूवी दिखती है, और इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत छोटी छोटी डिटेल्स डाली हैं। एसयूवी होती है, उससे बाहर निकलते हैं सुपरस्टार, और वो थे सोलो सिकोवा। लेकिन आज सोलो सिकोवा का जो सूट था, जो लुक था, जो एटीट्यूड था, जो बिहेवियर था, वो पहले से भी ज्यादा डिफरेंट था। सूट वूट था तो पहले ऐसा लग रहा था कि भाई ये रिप ऑफ है बिल्कुल हमारे ट्राइबल चीफ का। बिल्कुल वो अपना स्टेटस ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि ही इज समथिंग, इज अ बिग डील। और इतने टाइम से सोलो सिकोवा को बस एज चेला यूज किया जा रहा था, लेकिन अब उस चेले से एक लेवल ऊपर आ चुका है सोलो सिकोवा, वो क्लियरली यहां से दिख रहा था। इसके बाद वो वाइज मैन बोलते हैं पॉल हेमन को, इससे पहले कि कुछ ज्यादा और रिएक्ट करते, सीधा उन्होंने बोल दिया मीट द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ ब्लड लाइन। और वो अपने टामा टोंगा को एमएफटी करके कॉल कर रहे हैं कि मेरा एमएफटी है। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। पॉल हेमन को उस टाइम पर चेहरे पर रिएक्शन था, भाई ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, ये कैसे ब्लड लाइन है, मेरी तो ब्लड लाइन है, मैं ही तो इसका वाइज मैन रहा हूं हमेशा, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। और पॉल हेमन वहां पे कुछ बोलना चाह रहे थे, इससे पहले ही सोलो सिकोवा ने उनको रोक दिया। बिल्कुल फटी पड़ी है भाई पॉल हेमन की इस ब्लड लाइन में। ये जो सोलो सिकोवा कर रहे हैं काम, पता नहीं ये फट रही है उनकी खुद की या फिर रोमन रेंज से, कि जब रोमन रेंज से देखेगा और वाइजमैन भी वहां पर है तो उसने किया क्या। इसके बाद वो पूछते हैं क्या केविन ओवेंस है यहाँ पे, बस उन्होंने सिंपल सा एक सवाल पूछा। पॉल हेमन के पास उसका अभी इस टाइम पे कोई जवाब नहीं था। बट ये पता चलता है कि आज ये केविन ओवेंस को जो ढूंढने वाला है अच्छे तरीके से, और केविन ओवेंस के साथ कुछ तो कांड होगा। उस कांड के ऊपर भी आएंगे हम अभी थोड़ी देर में।
लेकिन इसके बाद शो पर नई चैंपियनशिप आज मंडे नाइट रॉ की तरह जो है इंट्रोड्यूस हो चुकी है। निक ऑल्डिस होते हैं, उन्होंने ट्रिपल एच को इंट्रोड्यूस किया। ट्रिपल एच ने वही अपने रेसलमेनिया सक्सेसफुल होने के गाने गाए। अप्रिशिएट करते हैं वो निक ऑल्डिस एंड एडम पियर्स को, कैसे वो लीड कर रहे हैं रॉ और स्मैकडाउन ब्रांड दोनों को। और इसके बाद निक ऑल्डिस जो है इंट्रोड्यूस करते हैं ऑस्टिन थियरी एंड ग्रेसन वॉलर को। क्योंकि ऑस्टिन थियरी एंड ग्रेसन वॉलर एक हील जोन में है, तो आप एक डिफरेंस देखना, मंडे नाइट रॉ में बेबी फेस हैं ऑसम ट्रुथ, और उनका सेगमेंट कितने डिफरेंट तरीके से बुक किया गया। और इस सेगमेंट की बुकिंग देखना, ये दोनों आते हैं रिंग में और इसके बाद बोलते हैं कि भाई चलो तुम दोनों के पास ही ऑनर आया है कि तुम हमको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, हमको नई बेल्ट दे रहे हो। मतलब ये ट्रिपल एच और निक ऑल्डिस के लिए बड़ी बात है ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थियरी की नजर में कि उनको चैंपियनशिप देने का मौका मिल रहा है। वो मिस्टर मजिशियन कॉल करते हैं ट्रिपल एच को इसी वजह से, क्योंकि R-Truth ने उनको बोला नहीं था लास्ट वीक का वो रॉ वाले मैच से, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद ट्रिपल एच कहते हैं कि आज से तुमको कहा जाएगा WWE टैग टीम चैंपियंस, और ऑब्वियसली जैसे विमेंस चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप करके नाम नहीं उन्होंने किया था, वैसे अब यहाँ पे भी उन्होंने किया हुआ है, तो इसको WWE टैग टीम चैंपियंस ये बोला जाएगा अब से। और ट्रिपल एच जो है हाथ बढ़ाते हैं आगे, लेकिन उन दोनों ने, किसी ने भी ट्रिपल एच से तो हाथ मिलाया नहीं, दोनों ने आपस में मिला के और पागलों की तरह नाचने लग गए। और ये जो पागलों वाला गिमिक है ये बहुत ज्यादा सूट कर रहा है ऑस्टिन थियरी एंड ग्रेसन वॉलर पे, जो बहुत ज्यादा इरिटेट कर दे। और इरिटेट करने में अगर ये गिमिक सक्सेसफुल है तो यानी कि गिमिक बेस्ट है, क्योंकि अगर इस गिमिक को किसी ऐसे बंदे के अगेंस्ट यूज किया जाता है जिसको WWE ओवर करना चाहती है, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसको जरूरत है इस चीज की, तो भाई ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थियरी उनके लिए बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। इसके बाद एडम पियर्स, इसके बाद निक ऑल्डिस बोलते हैं भाई जरा होश में रह लो, जरा अदब से बात कर लो, तुम ट्रिपल एच के साथ ऐसी हरकत करोगे तो असली मैजिक तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। और वो जो उनकी स्मैकडाउन के टैग टीम टाइटल है वो उनसे ले लेते हैं। और एक क्लाउन डाउन भी उन्होंने यहाँ पे बोला, निक ऑल्डिस भाई भले ही जनरल मैनेजर हैं, लेकिन ये ऐसा जनरल मैनेजर नहीं है जो अबे किसी की भी सुन लेगा, ऐसा वाला नहीं है। निक ऑल्डिस ये बोलता है कि भाई चुटकी में तुमको बता भी दूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। एंड देन वहां पे एक फेटल 4 वे नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए इसी चैंपियनशिप के लिए अनाउंस करते हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस न्यू कैश रिपब्लिक वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन वर्सेस एंजल गार्जन हुम्बर्टो करियो। और आज मेरे को ऑफिशियली स्मैकडाउन में ये चीज पता चल गई कि जरूरी नहीं कि अगर कंपनी के अंदर चीजें क्रिएटिव बुक करने वाला बंदा विंस मैकमैन है तो किसी का कचरा नहीं हो सकता। ऑथर्स ऑफ पेन की तो बैंड बज गई भाई, मतलब जिस तरीके से उनको लेके आए थे बॉबी लैशली के साथ फाइनल टेस्टामेंट, कैरन क्रॉस और स्कारलेट वुडरॉ के साथ, फिर पॉल एलरिंग आए थे और अगेंस्ट में थे बॉबी लैशली वाली फैक्शन के, इनको पता नहीं कैसे ही दिखा दिया इन्होंने। चलो मैच में इन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो दिखाई, लेकिन ये तो WWE तभी करते जब उनको बस वहीं किसी को डाल देना हो। मुझे लग नहीं रहा कि कुछ सीरियसली लिया जा रहा है, और ये हमेशा होता है अगर कोई बंदा मोमेंटम पर है और उसके मोमेंटम को तोड़ दिया, फिर उसको वापस वहां पे आने में या तो जमाने लग जाते हैं या फिर वो कभी आ ही नहीं पाता। तो ऑथर्स ऑफ पेन के साथ उनको रीपैकेज किया, बहुत कुछ किया, वापस लेके आए, लेकिन उसका मुझे तो कुछ यहाँ पे दिखा नहीं। बस ये ऑथर्स ऑफ पेन के लिए जो गलत हो रहा है उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी मैच अच्छा था, न्यू कैश रिपब्लिक हमेशा जो है मैच में इंप्रेसिव ही रहते हैं। एंड विक्ट्री की बात करें तो वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को मिल जाती है। इससे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कि यार फिर से स्ट्रीट प्रॉफिट्स ही जीत गए। खैर चलो जो भी है, अभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स को टैग टीम चैंपियंस देखे हुए बहुत टाइम हो गया, क्योंकि एक तो ऊसोस के पास इतना टाइम से था, फिर सैमी ज़ेन केविन ओवेंस ने भी उसको बाद में रखा था, तो शायद स्ट्रीट प्रॉफिट्स के पास यहाँ पे कुछ मौका बन रहा है। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से ही सोलो सिकोवा एंड पॉल हेमन फिर से देखने को मिलते हैं, और पहले ही माफी मांगने लग गए पॉल हेमन सोलो सिकोवा, भाई माफ कर दे, नहीं मिला केविन ओवेंस, अरे यहीं कहीं होगा, ऐसा वैसा होगा। और ये जब सब काम हो रहा था ना, तो बिल्कुल सोलो सिकोवा के पीछे पीछे से पॉल हेमन लग रहे थे कि भाई जैसे इस बंदे को अपने कवर, मतलब इसको अपने अंडर करो, इसको समझाओ कि यार ऐसा नहीं होता, तू अभी ट्राइबल चीफ, तेरा दिन आएगा किसी दिन, आज तेरे लिए डिसीजन कॉल करने का सही समय नहीं है। सोलो सिकोवा बोलते हैं आर यू डन, वो तो सीधा बोलते भाई तू क्या बातें कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अपने हिसाब से ही चलूंगा। और उसके बाद पॉल हेमन भी पूछते क्या तुम्हारा MFT भी आ रहा है, तो MFT वही है, टामा टोंगा की बात हो रही होती है। इसके बाद सीधा ये अपनी एंट्री मारते हैं, रिंग में खड़े होते हैं सोलो सिकोवा एंड पॉल हेमन, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन करके वो बैक स्टेज पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं जो ये ब्लड लाइन के अंदर चल रही है। और ये सारा मूवमेंट होने के बाद लाउड वी वांट रोमन के चैंट लग रहे थे। और अब कहां हैं वो लोग भाई जो ऐसा बोलते थे यार रोमन रेंज तो बोरिंग सा हो गया है, रोमन रेंज के पास से टाइटल ले लो, 2 हफ्ते नहीं लगे वहीं की अमेरिका की क्राउड की बात कर रहा हूं मैं, वी वांट रोमन के वहां पे चैंट लगने लग गए। और उस चैंट को देख के मुझे ये भी अच्छा लगा कि पॉल हेमन ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, वो उस चैंट को सुन के लिटरली ऐसा दिखा रहे थे कि वो इमोशनल हो गए हैं। उसके बाद फिर से लेडीज एंड जेंटलमैन करके अपना बोलते हैं आई अश्योर यू एज द वाइज मैन फॉर योर ट्राइबल चीफ, वो उसके ऊपर शायद रोमन रेंज की बात करने ही वाले थे, लेकिन सोलो सिकोवा ने तभी माइक खींच लिया, यानी कि रोमन रेंज के बारे में तो उनको कुछ सुनना नहीं है। इसके बाद सोलो सक्स के चैंट लग रहे थे, जैसे डोमिनिक मिस्टेरो को हीट मिलती है ना कुछ कुछ, वैसे ही आप बोल सकते हो कि सोलो सिकोवा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। सोलो सिकोवा बस किसी तरीके से बोल देते हैं कि अपने एक भाई को मुझे खोना पड़ा एक नए भाई को पाने के लिए, माई MFT
टामा टोंगा, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो रैंप से दिखता है कि केविन ओवेंस आ रहा है निकल के गिरते पड़ते, और भाई बिल्कुल यहाँ से जो है ना ऐसे धार बह रही है बिल्कुल केविन ओवेंस के, और पता चल गया था ये हालत किसने की है। अब टामा टोंगा और सोलो सिकोवा पॉल हेमन रिंग में स्टैंड टॉल कर रहे हैं, वी द वन की फिंगर को इन्होंने ऊपर किया हुआ है, लेकिन केविन ओवेंस तो आपको पता है अंदर से गर्म मिजाज के आदमी है, वो फिर से निकल के आया, लेकिन फिर से उनको वहां पे तोड़ दिया गया। टामा टोंगा बहुत ज्यादा अग्रेसिव लग रहे थे भाई, वो स्टील चेयर भी लेके आते हैं, निक ऑल्डिस सामने आ जाते हैं, वो उनको वार्निंग देते भाई मत कर ऐसा, तो सोलो सिकोवा ने उनको रोका बिल्कुल उसी। ये पता कैसा हो गया, टामा टोंगा है सोलो सिकोवा और सोलो सिकोवा है रोमन रेंज, बिल्कुल ऐसी वाली वाइब आ रही थी इसको देख के। और पॉल हेमन तो ऐसे डर रहे थे सोलो सिकोवा से जितना वो रोमन रेंज से भी नहीं डरे हैं, तो पॉल हेमन के लिए सबसे ज्यादा एक खतरनाक सिचुएशन है। इसके बाद जब ये जा भी रहे होते हैं, इन्होंने तो मारा पहले भाई, फिर से केविन ओवेंस को मारा क्योंकि वो लड़ने के लिए आ रहे थे, एक दो बार टेक डाउन किया केविन ओवेंस ने, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। एंड देन ये तीनों के तीनों सुपरस्टार, सॉरी तीनों के तीनों सुपरस्टार ही हैं वैसे, पॉल हेमन तो और बड़े वाले हॉल ऑफ फेमर है, तीनों रैंप पर खड़े होते हैं। इन्होंने फिर से ब्लड लाइन का जो पोज है वो यहाँ पे किया, एंड इतने में पॉल हेमन जुड़े तो हुए हैं ब्लड लाइन के साथ में, लेकिन क्लियरली यहाँ से भी पता चल रहा है कि बस वो जबरदस्ती का है, जो भी वो चीजें चाह रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि ये ऑथराइज्ड नहीं है। इवन हमको एक और सेगमेंट भी दिखता है बैक स्टेज से, यहाँ पे दो कारें आपस में भिड़ी हुई हैं और पॉल हेमन की आवाज पूरी कपकपा रही है। निक ऑल्डिस बोलते थे कि ये क्या हुआ, तू इसको जरा होश में रह ले, ऐसे कर ले वैसे कर ले, और लूजिंग के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये बात सोलो सिकोवा ने बोली थी। तो एडम पियर्स यहाँ पे बोलते हैं कि लूजिंग ये अकेली चीज नहीं है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो जरा चीजों को दिमाग में अच्छे से लेके चलो वरना बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो ये स्टोरी ने बहुत ज्यादा कह सकते हैं बड़ा टर्न लिया रेसलमेनिया के बाद, सोलो सिकोवा को एक्चुअल में वैसा दिखाया जा रहा है जैसा उनको दिखाना चाहिए, और बस अब उसी चीज का वेट है कि रोमन रेंज इन सारी चीजों के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू ने ब्लड लाइन की यहाँ से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दी है। इसके बाद शो पर कार्लिटो वर्सेस एस्कोबार का मैच था, कुछ है नहीं यहाँ भाई यहाँ पे खास बताने के लिए, बस बोर ही किया इन्होंने और कुछ नहीं था यहाँ पे। फैंटम ड्राइवर लग के इस मैच में विक्ट्री हो जाती है सैंटोस एस्कोबार की। शो के मेन इवेंट में बेली का मैच था, और उससे पहले ना ये ऑडियंस में ऊपर जाके डैमेज कंट्रोल बैठे हुए थे और उनका इंटरव्यू भी चल रहा होता है, फिर उधर से जेड कारगिल बियांका ब्लेयर भी आ जाती है, और ये सारे लोग जो मैच देख रहे होते हैं। बेली की जो लेग है वो हर्ट हो रही होती है इस मैच में, बेली ने अनाउंसर टेबल के ऊपर बेली टू बेली लगाया और एंड में जाके टिफिनी ने अटैक कर दिया, तो इस मैच का ऐसा कोई खास जो रिजल्ट है वो निकला नहीं। लेकिन स्मैकडाउन के साथ साथ एक बड़ी चीज और निकल के आती है, और यह है जिंदर महल का ट्वीट, और इस ट्वीट में जिंदर महल ने क्या लिखा है वो आप लोग यहाँ पे सिंपली देख सकते हो, आई क्विट महाराजा आउट। और ये अपडेट पता चली है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से रिलीज कर दिया गया है जिंदर महल को, और अब उनकी बायो की तरफ भी अगर देखा जाए तो 90 दिनों तक वो जो है कहीं ऑब्वियसली एक जो क्लॉज रहता है उनका, और उसके बाद उनका जो स्टेटस है वो फ्री एजेंट वाला हो जाएगा, यानी कि वो किसी भी कंपनी के अंदर जा सकते हैं। ये शॉकिंग तरीके से तो आया है, लेकिन काइंड ऑफ ऐसा लग भी रहा था कि ये चीज होने वाली है। और एक चीज यहाँ पे क्लियर शायद पता लग गई है देख के कि ट्रिपल एच के टाइम में चेंजेस ऐसे भी होंगे जो कि शायद लोगों को पसंद नहीं आएंगे। अब इस ट्वीट के नीचे भाई सारे लोग जिंदर के पीछे पड़े, भाई गलत कर दिया तुमने, ये अपना ट्वीट डिलीट करो, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन जिस तरीके से हम बुक होते हुए देख रहे थे जिंदर महल को, इवन इंदु शेर, वो भी टाइम ऐसा लग नहीं रहा ज्यादा दूर है कि वो भी रिलीज हो जाएंगे कंपनी से, तो अच्छा तो नहीं लग रहा देख के। लेकिन वैसे भी इनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्या ही कर रहे थे, मतलब ये विंस ने तो फिर भी कह सकते सीरियस लिया था। यहाँ पे ट्रिपल एच का देखने का नजरिया चीज को बहुत अलग है। आप इसके बारे में रिएक्शन में जरूर बताना। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसा कंटेंट यहाँ पे आता रहता है। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।